चौथा पॉइंट है ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट। नंबर 4 ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट? नोट करने की बात है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम थी एक्टिव मूवमेंट के लिए, जो सब्सटेंसेस एक्टिव मूव कर रही हैं। इधर मैंने और इधर जो है ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट में कौन सी सब्सटेंसेस होंगी जो पैसिव मूव करेंगी। अच्छा इधर देखें, अब जो अभी तक मैं पढ़ाया आप लोगों को अभी तक, इनमें से कौन सी सब्सटेंस ऐसी है जो पैसिव मूव कर रही है? गुड। और इधर मैंने एग्जांपल दी है, कौन सी सब्सटेंस एक्टिव मूव कर रही है? ग्लूकोज एक्टिव मूव कर रही है ना। और अब सोडियम क्या है? पैसिव मूव कर रही है। अब सोडियम को पकड़ते हैं। अब ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट फर्दर 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दूसरा परमिएबिलिटी, ठीक है, और तीसरा इसका पॉइंट है टाइम ड्यूरिंग विच इट रिमेन इन द ट्यूब्यूल्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, नंबर 2 हमारे पास क्या है जी? परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है जी? टाइम ड्यूरिंग विच इट रिमेन इन द ट्यूब्यूल। जितना ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादा देर में सोडियम रहेगा उतना ज़्यादा जो है ये रीअब्जॉर्ब होगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी? नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, नंबर 2 क्या है जी? परमिएबिलिटी, और नंबर 3 पे है टाइम ड्यूरिंग व्हिच इट रिमेन इन द ट्यूब्यूल्स। अब पहला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। पहला पॉइंट देखें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देखें एटी पेज ने क्या किया? सोडियम को अंदर से पकड़ के बाहर लेकर आ गया। जब इसने अंदर से सोडियम को बाहर मूव करवाया तो अंदर साइड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है। जब कम हो गई तो इधर कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हुआ ना, उसके नतीजे में पैसिव मूवमेंट हुई है, ठीक है। दिस इज नाउन एज ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाम से दिया है ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है परमिएबिलिटी। जितनी मेम्ब्रेन उसके लिए परमिएबल होगी उतनी ही ट्रांसपोर्ट वो ज्यादा होगी, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब परमिएबिलिटी का फैक्टर जो है ना, फैक्टर से परमिएबिलिटी जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वाटर की सोडियम की परमिएबिलिटी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ज्यादा है, और जो लेटर पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल्स का वहां पे इसकी परमिएबिलिटी कम है। लेकिन उसकी परमिएबिलिटी को, सोडियम की परमिएबिलिटी को वहां पे कौन सा हार्मोन इंक्रीज करवाता है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ठीक है। तो इधर तो इसकी वैसे ही ऑटोमेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है, लेकिन जो लेट डिस्टेंट पार्ट है, डिस्टल पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल्स का, वहां पे कौन कराएगा? एल्डोस्टेरोन इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। अच्छा अब नंबर 5 पे हमारे पास ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नोन एज ओस्मोसिस। देखें जब सोडियम, ये पॉइंट समझने वाला है, जब सोडियम जहां से अंदर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जितना ज्यादा सोडियम अंदर रीअब्जॉर्ब होगा तो सोडियम की जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो अंदर बढ़ जाएगी। जब अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसके नतीजे में सॉल्यूट इधर ज्यादा होगा या इधर ज्यादा होगा? जब सोडियम पहले 3 सोडियम इधर आ गया, फिर जहां पे सॉल्यूट कम हो गया, फिर यहां से सोडियम फिर इधर आया। अब जब सोडियम इधर आएगा, जैसे सोडियम इधर मूव करेगा तो साथ साथ अपने साथ साथ क्या करेगा? ओस्मोसिस के थ्रू पानी को भी अपने साथ लेके आएगा। फिर जब सोडियम यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा तो फिर सोडियम अपने साथ इंटरस्टेलर वाटर को भी इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कराएगा। जब यहाँ पे मूव कराएगा, यहाँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन सोडियम, पोटेशियम एंड अदर सॉल्यूट्स एंड वाटर, it will cause ultrafiltration known as bulk flow, and this bulk flow will cause the movement of water and solutes
into the peritubular capillaries and then into the venous return. Clear? राइट लाइन में क्लियर नहीं हो मुझे लग रहा है। चलिए मैं समझाता हूँ दोबारा, 1 मिनट लगेगा डॉक्टर रहमान। सोडियम एटीपीएज ने क्या किया, 3 सोडियम को पकड़ के बाहर कर मूव कराया। अब इसने 3 सोडियम को पकड़ के बाहर मूव कराया तो यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई और यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। जब यहाँ से सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, पहले यहाँ पे थे 10 सोडियम, फिर यहाँ पे आ गए 5 इधर 5 इधर, तो जिन 5 सोडियम थे ये साथ साथ 5 लीटर जो है ना पानी इधर भी लेके आएंगे। अगर ये 10 लीटर पानी था और 10 सोडियम थे, 5 सोडियम इधर मूव कर रहे हैं तो साथ 5 लीटर पानी भी आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह जब ये 5 इधर मूव करेगा तो 5 सोडियम इधर मूव करेंगे, साथ 5 लीटर पानी इधर भी आ रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में। फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में ड्यू टू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज बल्क फ्लो, उस बल्क फ्लो प्रेशर की वजह से पानी और सॉल्यूट जो है वो कहां पर मूव करेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से दोबारा वेनस रिटर्न में चले जाएंगे। अब क्लियर हुआ या दोबारा समझो? सर मेरी भी यार जो है ना ज़बान साथ नहीं देती रोज़े के साथ ना, बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट वीक से तो हाँ नेक्स्ट वीक से तो तुम जाना है वो आ गया। कौन से? हाँ ट्रिप लगा ली, क्या मतलब? हाँ हमने आज तक ट्रिप लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, 7वां सेमेस्टर है हमारा, हमें खुद ट्रिप लगी। मैं हैरान हूँ ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और हम 7वां सेमेस्टर अभी तक हम नहीं गए। कौन सा डे को जा रहे हैं, कौन सा डे है? पूरा 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 तो जाएगा नहीं हमारी 6 ट्रिप जाएगी, 6 ट्रिप जाएगी हमारी तकरीबन। हाँ फिर इनके बस किराया भी तो नहीं है ना, एक ही बस करवाते हैं। उसके बाद वापस वेनस रिटर्न में। हाँ वेनस रिटर्न के तो दोबारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स में, लंग्स के बाद लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से सॉरी हाँ लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जो है ना एओर्टा में, और फिर दोबारा। अच्छा ये जो है अच्छा ये जो है ना तकरीबन 5 रूल्स थे, ये 5 प्रिंसिपल थे किस तरह जो है ना ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर किस तरह जो है ना एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होती है, ठीक है। इसी बेस पे आगे डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एब्जॉर्प्शन भी होगी और सिक्रेशन भी होगी, तो हम एक एक पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगी। लूप ऑफ हेनले में देन ascending group of Henle, then thick ascending group of Henle, then distal tubules and then collecting duct, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। Now the B point is tubular reabsorption and secretion along different parts of nephron. First of all, proximal converted tubule. प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में
एब्जॉर्प्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, सोडियम की, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की, इसके फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट हाफ में, प्रॉक्सिमल किलोमीटर ट्यूब्यूल के फर्स्ट हाफ में किस चीज़ की हो रही है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, सोडियम की, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की और हाइड्रोजन आयन की, इसके फर्स्ट हाफ में। इसके सेकंड हाफ में हमारे पास हो रही है किस चीज़ की, क्लोराइड आयन की एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जब पानी जो है ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर की तरफ मूव करेगा तो रिमेनिंग जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। जब यहाँ पे ज़्यादा रिमेनिंग क्लोराइड आयन कंसंट्रेट होगा तो ये क्या करेगा, ये थ्रू पेरिट्यूबुलर पैरासेलुलर रूट, जो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करके आएंगे उसको हम कहेंगे ट्रांससेलुलर रूट। जो मॉलिक्यूल इन सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है, जो सेल के जो जंक्शंस हैं, इनके थ्रू जो मॉलिक्यूल मूव कर आएगा उनको हम कहेंगे पैरासेलुलर रूट। ठीक है, तो क्लोराइड आयन पैरासेलुलर रूट के थ्रू इन द लेट पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स विल मूव इन द interstitial space and then from the interstitial space into the peritubular capillaries and then into the venous return। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास क्या, रीएब्जॉर्प्शन। अब सेक्रेशन किस किस की हो रही है, ऊपर से इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ऊपर से एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। शुरू में हमारे पास मैकेनिज्म है, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम का और हाइड्रोजन की सेक्रीशन का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सब हमारे पास किस की सेक्रीशन हो रही है, हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये है डॉक्टर साहब, जब सोडियम बाहर मूव करेगी तो इसका मतलब जब सोडियम ज्यादा बाहर मूव करे तो अंदर का पोटेंशियल माइनस में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। और ये नेगेटिव में कितना होगा, -70, कितना, -70। और ये -70 में ही जो है ना ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, ये सोडियम को अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा इसी तरह जब ये सोडियम अंदर आया, ठीक है, ग्लूकोज अंदर आया, अमीनो एसिड अंदर आया, पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। जैसे पानी अंदर मूव करेगा तो रिमेनिंग पानी कम हो जाएगा और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पीछे ज्यादा बढ़ जाएगी। जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये लेट पार्ट में जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ से क्या होगा, क्लोराइड आयन डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, पैरासेलुलर रूट के थ्रू जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करेगा। डॉक्टर साहब आप पॉइंट क्लियर हो ये वाला आपका कि ये क्यों लेट पार्ट से जो है ये डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाए आगे, जब ये हाइड्रोजन आयन मूव करेगा इनटू द ल्यूमन ऑफ द प्रॉक्सिमल किलोमीटर ट्यूब्यूल, तो ये क्या करेगा, इधर होगा बाइकार्बोनेट HCO3-। ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन आपस मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बनिक एसिड H2CO3, और फिर ये बाद में H2O और वाटर में जो है CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो एपिथेलियल सेल से ल्यूमन में इसने मूव किया था, ये हाइड्रोजन किससे मिलेगा, ये बाइकार्बोनेट क्या है, ये बाइकार्बोनेट बेस है। ये बेस और एसिड आपस में क्या बना रहे हैं, कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड क्या कर रहा है, आगे डिसॉल्व होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इस तरह जो है ये बाइकार्बोनेट को भी जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज ये जो है ना काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना बाद में जब आप इसको ओवरव्यू करोगे तो फिर आपको समझ आएगी, क्लियर। अच्छा उसके बाद आगे नंबर 1 नंबर 2 लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले फर्दर आगे 3 हिस्सों में डिवाइड है। डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले डॉक्टर साहब, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले
and thick ascending loop of Henle. Thick descending loop of Henle, thin descending loop of Henle, thin ascending loop of Henle और thick ascending loop of Henle, ठीक है। जो thin descending loop of Henle है, यहाँ से मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी दोबारा यहाँ से, ठीक है। और इसके साथ साथ सोडियम और यूरिया इनकी मॉडरेट एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा ascending loop of Henle में वाटर की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी, ये इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल वाटर। सोडियम और यूरिया की मॉडरेट अमाउंट में एब्जॉर्प्शन। हाँ, इधर जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ Henle में, थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ Henle में सोडियम और यूरिया की मॉडरेट अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और जो यूरिया है ना, इसकी कितनी मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम इसकी कितनी री एब्जॉर्प्शन होती है यूरिया की, 50%, ठीक है। और कौन सा ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसकी री एब्जॉर्प्शन बिल्कुल जीरो होती है, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन की जो है ना री एब्जॉर्प्शन बिल्कुल जीरो होती है। और ये एमसीक्यूज है याद रखने वाले, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी री एब्जॉर्प्शन 100% होती है, वाटर की तो कहाँ 100% होती है, ग्लूकोज की और अमाइनो एसिड्स की 100% री एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सोडियम कितनी होती है? क्या कह रहे हैं, क्या होती है, क्या पूछ रहे हो? सोडियम कितनी परसेंट होती है? सोडियम की होती है 99.4% और क्लोराइड की होती है 99.1%, ठीक है। मतलब इनकी भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100 के करीब इनकी भी हो रही है, सोडियम की भी, तभी तो मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना। देखो अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट हो रहा है तो अगर 178 अगर ना हो रीअब्जॉर्ब तो कितना यूरिन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। कॉमन सेंस की एक बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ठीक है, मैंने इसमें कॉमन सेंस है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये हमारे पास थिक ascending loop of Henle, और थिक ascending loop of Henle के जो एपिथेलियल सेल है ये क्या करेगा, इस सोडियम को एक्टिवली बाहर मूव कराएगा और पोटेशियम को, दो पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव कराएगा, ठीक है। जैसे कि मूव कराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम की जो कंसंट्रेशन वो कम होगी और उसके नतीजे में यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे बहुत समझने वाली है, थिक ascending loop of Henle और इनिशियल पार्ट ऑफ द पैराइमल ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है और सोडियम की एसिडेटेड डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की सिक्रीशन किस किस पॉइंट पे हो रही है इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, ये एक्सक्यूज आ सकता है। हाइड्रोजन की सिक्रीशन एक तो हो रही है प्रॉक्सिमल कलोइडल ट्यूब्यूल उसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और इसके अलावा थिक ascending loop of Henle में भी जो है ना हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और को ट्रांसपोर्ट है, दिस इज आल्सो नोन एज को ट्रांसपोर्ट। एक और भी यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट है, वो कौन सा को ट्रांसपोर्ट है, वो है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कौन कौन सा है वो, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या करेगा, ये एक सोडियम एक पोटेशियम और दो क्लोराइड को क्या कराएगा, मूव करवाएगा इन द अब इधर जो है ना देखें, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेगा, इस एक सोडियम एक पोटेशियम और दो क्लोराइड को ल्यूमन से
इधर मूव कराएगा सेल के अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर, ठीक है। फिर एपिथेलियल सेल से इधर आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस किधर जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से वेनस इंट्रॉन के अंदर घूम जाएगा वो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक। सनी लूप को पहले तक पहुंच गए हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या हमारे पास कौन सा जी, कौन सा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, उसका फर्स्ट पार्ट।